नमस्कार। प्रिया शंकर एकेडमी में मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिया शंकर एकेडमी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस एकेडमी में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर आधारित करंट विषय का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हिंदी भाषा का अध्ययन भी इसी एकेडमी पर कराया जाएगा। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को जारी रखते हुए हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत सर की बुक भारतीय राज्य व्यवस्था को, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले के अध्यायों पर बनी वीडियोस आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे भारतीय संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान भी लिखित में है। और अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। फिर बात आती है कि ब्रिटेन में जब संविधान लिखा नहीं गया है तो वहां का शासन कैसे शासित होता है। तो ब्रिटेन का शासन पूर्व में कुछ माने गए नियमों, मान्यताओं एवं परंपराओं के आधार पर ही शासित होता है। भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया तब इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान समय में यानी जनवरी 2020 तक अगर बात करें तो इसमें कुल 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं और अब तक इसमें 104 बार संशोधन किया जा चुका है। अगर हम कारणों की बात करें कि आखिर कौन से कारण थे जिनके कारण भारतीय संविधान इतना लंबा हो गया, तो यहाँ पर हमें भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक कारण और कुछ अन्य कारण दिखाई पड़ते हैं। भौगोलिक कारण की अगर बात करें तो यहाँ पर काफी बहुत बड़ा विस्तृत भूभाग है भारत, और एक तरीके से जो भारत का क्षेत्रफल है वो काफी विस्तृत है और यहाँ पर काफी स्थानीय विविधताएं हमें दिखाई पड़ती हैं। जैसे कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पर समुद्र तट है। तो ऐसे में वहां पर रहने वाले लोगों की समस्याएं अलग होंगी, तो उनका संरक्षण करने के लिए और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाएंगे। तो ऐसे में भारतीय संविधान लंबा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी है, कई प्रकार की जातियां, जनजातियां, और हमें कई प्रकार के संप्रदाय भी दिखते हैं। जैसे कई प्रकार के धर्म दिखते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सबकी अपनी अपनी समस्याएं। फिर वही बात है कि समस्याएं चूंकि इतनी अलग अलग हैं, इसलिए उनके लिए जो कानून बनेंगे, उनको जो संरक्षण प्रदान किया जाएगा वो भी अलग अलग प्रकार का होगा। और ऐसे में चूंकि लिखित संविधान है तो इन सब के लिए जो कानून बनेंगे वो भी लिखे जाएंगे और ऐसे में भारतीय संविधान लंबा हो गया। ऐतिहासिक कारणों की अगर बात करें तो 1935 के अधिनियम का प्रभाव भी हमें इस पर दिखाई पड़ता है, जिस कारण ये लंबा हो गया। चूंकि 1935 का जो अधिनियम था वो वैसे ही काफी लंबा था। और ये बात हमने आपको बताई ही थी कि जो 1950 का संविधान है उसके बारे में कहा जाता है कि 1950 का भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की प्रतिकृति था। ठीक है, तो इस कारण भी जो भारतीय संविधान है वो काफी लंबा हो गया। फिर केंद्र एवं राज्यों के लिए एकल संविधान। यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं और कुल 28 राज्य हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे जैसे केंद्र और राज्यों के अलग अलग यहाँ पर क्षेत्रफल हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं इनके, तो वहां पर उनकी समस्याएं, उनकी विविधताएं कई प्रकार की होंगी और फिर उसके लिए कई कानून होंगे। और एक तरीके से एकल संविधान है, सबको मिला के ही लिखा गया है। यहाँ पर किसी राज्य का अलग संविधान नहीं है, किसी केंद्र के लिए अलग संविधान नहीं है। तो ऐसे में भारतीय संविधान लंबा हो गया। फिर संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। तो जब संविधान बनाया जा रहा था तो हमने आपको बताया था कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर और संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव जी भी थे। और इसके साथ ही वहां पर कई वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू ऐसे विद्वान जन भी थे। तो कई लोग तो कानून विशेषज्ञ थे, बैरिस्टरी करके आए थे।
तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि भविष्य में कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न ना हो, तो चलो ये कानून बना देते हैं। तो कई चीजें तो उन्होंने एज्यूम करके भी लिख दी कि कहीं भविष्य में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो तुरंत अभी कानून बना देते हो उन चीजों के लिए। तो ऐसे में भारतीय संविधान लंबा होता चला गया। दूसरी विशेषता है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। तो नम्य माने होता है लचीला, और लचीला संविधान है ब्रिटेन का, और अनम्य माने होता है कठोर, और कठोर संविधान है अमेरिका का। और जो भारतीय संविधान है उसमें लचीलापन भी है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत कठोरपन भी है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान में नम्यता और अनम्यता का मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये नम्य और अनम्य शब्द किस संदर्भ में जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। तो यहाँ नम्य का अभिप्राय संविधान संशोधन की उस प्रक्रिया से है जो सरल हो, और अनम्य का अभिप्राय संविधान संशोधन की उस प्रक्रिया से है जो जटिल हो। अब बात आती है कि भारत के संदर्भ में जब हम कहते हैं कि ना तो यह कठोर है ना तो लचीला है, मिला जुला रूप है, तो आखिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस तरीके की कैसे हो सकती है कि ना तो बहुत ज्यादा सरल है और ना तो बहुत ज्यादा कठिन है। तो अगर हम देखें तो भारत में संविधान संशोधन हमें 3 प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, और इसमें कुछ बहुत सरल तरीके से हो जाते हैं और कुछ में थोड़ी कठिनाई दिखाई पड़ती है। मतलब कुछ में जो नियम है वो काफी कठोर हैं, और कुछ जो संविधान संशोधन है वो बहुत ही सरल प्रक्रिया के द्वारा पूरे किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिखता है साधारण बहुमत। तो यहाँ पे क्या होता है कि सदन में उपस्थित आधे से अधिक सदस्यों की जब स्वीकृति होती है तो वहां पर कानून बहुत साधारण तरीके से बिल्कुल शांति से पारित हो जाता है। अब बात आती है कि उपस्थित आधे से अधिक सदस्य यानी 50% प्लस 1। जैसे हम टॉस करते हैं कि हम 5 बार टॉस करेंगे, तो 5 बार टॉस करेंगे तो कितने बार में कोई व्यक्ति जीतेगा? 3 बार में, यानी जो चीज 3 बार आ जाएगी वो चीज मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 3 बार टॉस करेंगे तो जो चीज 2 बार आ जाएगी वो मानी जाएगी। उसी तरीके से अगर हम मान लें कि 100 सदस्य उपस्थित हैं, तो जब 50% क्या हो गया 50, और 50% प्लस 1 यानी जब 51 सदस्यों की किसी भी चीज पर सहमति होगी तो वहां पर साधारण बहुमत माना जाएगा, है ना। तो कई कानून हैं जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है विशेष बहुमत की। तो विशेष बहुमत में यहाँ पर 2 कंडीशंस दिखाई पड़ती हैं। एक, सदन के कुल सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत होना, और दूसरा, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों की 2/3 मेजॉरिटी या 2/3 बहुमत होना। जैसे हमें पता है कि 552 से ज्यादा सदस्य संख्या लोकसभा की नहीं होनी चाहिए, और इस समय है 545। तो अगर हम इसे डिवाइड करें आधे से अधिक में, तो पहली कंडीशन अगर हम देखें तो ये 2 बार में गया, फिर ये 7 बार में गया, और फिर 2 बार में गया। तो ये हो गया आधा आपका 272। तो 50% प्लस 1 यानी 273 लोगों की मेजॉरिटी होनी चाहिए, एक ये कंडीशन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं 2/3 बहुमत की। तो ऐसे में सदस्य संख्या 545, पहले हमने 3 से भाग किया तो 1 बार में गया, 8 बार में गया, फिर आपका फिर 1 बार में गया, फिर हमने इसको गुणा किया 2 से, और आपका आएगा 362। तो दूसरी कंडीशन है आपकी ये 2/3 बहुमत वाली। तो अगर आप देखें तो जब 2/3 बहुमत आ रहा है तो उसकी संख्या आ रही है 362। तो 362 में पहली कंडीशन तो इंक्लूड है ही, 273 तो इसमें शामिल ही हो गए ना। लेकिन फिर भी इसको ऐसा कॉमन सेंस के तौर पे नहीं पढ़ना है। हमें ध्यान रखना है कि जब हम विशेष बहुमत की बात करेंगे तो उसमें सदन के कुल सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत होना चाहिए, और दूसरा, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। इस कंडीशन को, यानी जो सदन के कुल सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत वाली कंडीशन है, इसको पूर्ण बहुमत भी कहा जाता है, ठीक है।
फिर देखते हैं तीसरी प्रक्रिया संविधान संशोधन की। तो इसमें विशेष बहुमत, और जैसे ही हमने कहा विशेष बहुमत, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों कंडीशंस आपकी विशेष बहुमत में शामिल हैं। प्लस भारत के सभी राज्यों के विधानमंडलों में आधे से अधिक विधानमंडलों की सामान्य बहुमत से स्वीकृति, यानी 50% + 1 वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो कुछ संविधान संशोधन इस प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं और कुछ संविधान संशोधन विशेष बहुमत की प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं और कुछ संविधान संशोधन साधारण बहुमत की प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं। जब साधारण बहुमत की प्रक्रिया से किए जाएंगे तो हम इसमें नम्यता का गुण देखेंगे, और जब विशेष बहुमत और इस तीसरी कंडीशन के आधार पर संविधान संशोधन किया जाएगा तो हम इसमें अनम्यता वाली कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है, यानी ये जो विशेष बहुमत और ये तीसरी जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल 368 के तहत होने वाली संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर तीसरी विशेषता है भारतीय संविधान की कि इसमें एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ यहाँ पर हमें संघीय व्यवस्था दिखाई पड़ती है। आइए अब देख लेते हैं संघात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं और एकात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं। तो संघात्मक व्यवस्था में क्या क्या होता है, तो संविधान की इसमें सर्वोच्चता होती है, शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित और कठोर संविधान यहां पर पाया जाता है, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय यहां पाया जाता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता मिलेगी, द्विसदन होगा और दोहरी सरकार संघात्मक व्यवस्था में दिखाई पड़ती है। और चूंकि यहां पर दोहरी नागरिकता कैसे, क्योंकि जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें राज्य आपस में समझौता करके संघ बनाते हैं, इसलिए एक आपकी सदस्यता या एक आपकी जो नागरिकता होती है वो राज्यों की होती है और एक नागरिकता आपकी संघ की होती है, इसलिए यहाँ पर दोहरी नागरिकता दिखाई पड़ती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी संघ के अंदर ये पावर नहीं है कि वह राज्यों का विनाश कर सके और ना ही राज्यों को ये अब पावर है कि एक बार समझौता करने के बाद वो फिर से संघ से या तो हट जाएं या संघ का विनाश कर दें। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि अविनाशी राज्यों का, यानी राज्यों का कभी विनाश नहीं हो सकता, तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ना राज्य का विनाश होगा ना संघ का विनाश होगा। फिर एकात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण हैं, तो संघ एवं राज्यों हेतु यहाँ पर एकल संविधान दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हमें शक्तिशाली केंद्र दिखेगा, यानी केंद्र में ज्यादा शक्तियां निहित होंगी। लिखित संविधान यहाँ होना जरूरी नहीं है और यहाँ पर एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर एकल नागरिकता भी मिलती है और इसके बारे में कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्य क्यों, क्योंकि यहाँ पर केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसे पूरी तरीके से पावर है कि वह किसी भी राज्य को बना सकती है या किसी भी राज्य को समाप्त कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया और इसी तरीके से अभी आपने देखा कि 370 हटा दिया और जम्मू कश्मीर की स्थिति आपने देखी है। तो ये इसीलिए क्योंकि केंद्र यहाँ पर शक्तिशाली है, वो राज्य का नाम भी बदल सकता है ना, तो इसलिए ही बोला गया इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब भारत में भी इसका मिला जुला रूप है, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ, यानी केंद्र ज्यादा यहाँ पे प्रबल है लेकिन है संघीय व्यवस्था ही। ठीक है, जैसे अगर हम भारत की बारे में बात करें तो कुछ लक्षण हमने संघात्मक व्यवस्था के लिए हैं और कुछ लक्षण हमने एकात्मक व्यवस्था से लिए हैं। संघात्मक से हमने क्या क्या लिए, एक तो संविधान की सर्वोच्चता ले लिया, फिर हमने शक्तियों का विभाजन भी किया है, राज्य और केंद्र में शक्तियां बांटी हैं, फिर यहाँ पर लिखित है संविधान और कठोर भी है, क्योंकि हमने बताया ना संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर अनम्य भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, और लिखा हुआ तो है ही स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय, तो यहाँ पर स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय भी है भारत में और एकीकृत भी है, तो ये भी ले लिया यहाँ पे हमने न्यायालय के बारे में, और यहाँ से एकीकृत न्याय व्यवस्था भी ले ली।
फिर दोहरी नागरिकता नहीं मिलती है यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था मिलती है। ठीक है, फिर एकात्मक से हमने क्या क्या लिया, तो एकात्मक से हमने लिया एकल संविधान, शक्तिशाली केंद्र, एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकल नागरिकता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी हमें एकात्मक और संघात्मक दोनों ही व्यवस्थाओं के गुण दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमने आपको समझाई दिया है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहा, क्योंकि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और संघ जब चाहे राज्य बना या बिगाड़ सकती है। ठीक है, यानी जब मन करे राज्य बनाए, जब मन करे राज्य को समाप्त कर दे, और राज्य जब तक हैं तब तक वो केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं, उन अपनी व्यवस्था नहीं चला सकते एकदम, है ना। अब देखते हैं चौथी विशेषता, तो सरकार का संसदीय रूप। तो संसदीय रूप यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय एवं सहयोग पर आधारित है। तो अगर हम देखें कार्यपालिका को, तो कार्यपालिका जो है विधायिका से ही बनती है, क्योंकि जो सांसद होते हैं उनको ही विभिन्न विभाग पकड़ाकर मंत्री बना दिया जाता है। तो कार्यपालिका का मतलब है यहाँ मंत्री परिषद से, और ये मंत्री परिषद विधायिका के ही सांसदों से मिलकर बनती है। और अगर कोई मंत्री किसी विभाग का बना दिया जाता है जो विधायिका में सदस्य नहीं है या सांसद नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, और विधायिका में आते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा। तो एक तरीके से जो विधायिका के सदस्य हैं वो ही मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। तो ये कार्यपालिका विधायिका से ही निकली है, तो अलग नहीं है, और इसीलिए इनमें समन्वय और सहयोग दिखाई पड़ता है। फिर बात आती है केंद्र एवं राज्यों दोनों में संसदीय व्यवस्था। अब बात आती है कि संसदीय व्यवस्था है क्या, तो अगर हम देखें तो केंद्र में यहाँ पर संसद है और उनके सदस्यों को सांसद कहा जाता है। नाम मात्र के रूप में जो कार्यपालक है वो है राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालक के रूप में यहाँ प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं। और इसी तरीके से राज्य में विधानसभाएं हैं और उनके सदस्यों को विधायक कहा जाता है, और नाम मात्र कार्यपालक के रूप में यहाँ पर हमें राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालक के रूप में मुख्यमंत्री दिखाई पड़ता है। तो ये जो व्यवस्था है इसी को कहा गया संसदीय व्यवस्था, और यहाँ हम केंद्र में अलग देख रहे हैं और राज्य में अलग देख रहे हैं, तो दोनों जगहों पर हमें यहाँ संसदीय व्यवस्था दिखाई पड़ती है। संसदीय व्यवस्था के और क्या लक्षण है कि वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, तो ये हमने आपको बताया ही है। फिर बहुमत वाले दल की सत्ता, तो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही पार्टी जीतेगी और वही आगे राज करेगी। ठीक है, फिर विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। अब चूंकि ये जो कार्यपालिका के मंत्री हैं वो विधायिका से ही तो निकल कर आए हैं, तो ये जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही बनती है, अभी हमने आपको बताया। तो सीधी सी बात है कि ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति ही जवाबदेह होगी, यही बात ये कह रहा है। ठीक है, फिर विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, तो बताया ही आपको कि ये मंत्री किसके सदस्य होने चाहिए, विधायिका के, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए। फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, ये भी बात समझ ली आपने। फिर निचले सदन का विघटन, यानी लोकसभा या विधानसभा का यहाँ पर विघटन हो सकता है। तो ये थी आपकी संसदीय व्यवस्था के लक्षण। अब हम आगे देखते हैं अगली विशेषता। तो अगली विशेषता क्या है, वो है आपकी संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता का फीचर हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से, और न्यायिक सर्वोच्चता हमने अमेरिका से ली, और इन दोनों का ही समन्वय हमें अपने भारतीय संविधान में दिखाई पड़ता है। तो जो भारतीय संसदीय प्रणाली की अगर बात करें तो यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। कैसे अलग है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में एक तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जो संसद है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद आदमी को औरत नहीं बना सकती है, बाकी सारे काम कर सकती है। तो एक तरीके से देखें कि ये प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, बाकी ये कुछ भी कर सकती है।
तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर संसद एकदम सर्वोच्च है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली जो है उसमें संसद एकदम सर्वोच्च नहीं है, ठीक है, उस पर कुछ कंट्रोल है। और अब हम यहाँ पे 2 टर्म्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आता है अमेरिका का है विधि की नियत प्रक्रिया, और भारत में जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और यह आर्टिकल 21 में ये शब्द हमें दिखाई पड़ता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये क्या है? तो सीधा सीधा समझिए, पहले हम अमेरिका का देख लेते हैं। एक तो ये विधि की जो नियत प्रक्रिया है, यहाँ पर नियत की जगह कई शब्द दिखते हैं, जैसे विधि की सम्यक प्रक्रिया, यथोचित प्रक्रिया, और ये सब एक ही है, ठीक है। तो अब ये क्या है? तो जब अमेरिका का जो न्यायालय है वह ये देखता है कि कोई कानून अगर बनाया गया तो उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो सही है या नहीं है, ये तो देखता ही है, और इसके साथ वो ये भी देखता है कि जो कानून बनाया जा रहा है वो सही है या नहीं, वो गुड है या बैड है। तो जब वह कानून बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ यह विचार भी करता है कि वह कानून खुद में सही है या नहीं, खुद में अच्छा है या बुरा है, ये विश्लेषण भी करता है, तो इसी को कहा गया विधि की नियत प्रक्रिया। अब यहाँ पर मैंने नियत प्रक्रिया ही क्यों लिखा, वो इसलिए ताकि आप ट्रिक से समझ लें। नियत से याद रखिए कि नियत, तो जब वो ये देखेगा कि किसी कानून को बनाने की जो नियत है वो भी अच्छी है या नहीं, तो आपका हो जाएगा अमेरिका वाला यानी विधि की नियत प्रक्रिया वाला हिसाब किताब। और भारत में क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यहां पर भारत सिर्फ ये देखता है कि अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको बनाने के लिए जो प्रक्रिया निभाई गई है, यानी जो प्रक्रिया पूरी की गई है, वो सही है कि नहीं। वो ये नहीं देखता है कि कोई कानून अच्छा है या नहीं। इससे जुड़ा एक किस्सा है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तब भारत ने अमेरिका वाला ही उठाया था, यानी विधि की नियत प्रक्रिया ही उठाई थी, इसे ही लिया था। लेकिन अमेरिकन जो न्यायाधीश थे, जो कि वो भारतीयों के संपर्क में बने हुए थे, और जो है उस संविधान में कई अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये कई स्रोतों से विहित भी है, तो सलाह मशवरा होती रहती थी अमेरिका के न्यायाधीशों से भी। तब उन्होंने बोला, अमेरिका के न्यायाधीशों ने, कि चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर रहा है और आगे इसे कई तरह के चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और चूंकि आप ये कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में अगर आप कानून बनाने की प्रक्रिया के साथ विचार करते हैं और इसके साथ उन्हें ये जो न्यायाधीश हैं उन्हें ये भी हक दे देते हैं कि कोई कानून सही है या नहीं उसको वो देख दाख के खारिज कर सकें, तो ऐसे में जो लोकतांत्रिक देश की प्रासंगिकता है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आप इस जो है प्रक्रिया को ना स्वीकारें। तो ऐसे में अंबेडकर तो अपनी चुप्पी जाहिर किए रहते हैं, वो कहते हैं भाई मैं इस जो है संदर्भ में कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन BN राव जो होते हैं संवैधानिक सलाहकार, वो बहुत ही अच्छा स्टैंड लेते हैं और उनको लगता है हाँ ये बात तो सही है कि पहले तो हमने मेहनत करके कोई कानून बनाया, चलो उसकी प्रक्रिया देख ली, ये बात ठीक है, लेकिन अब चंद न्यायाधीश ये तय करेंगे कि कोई भी कानून बन रहा है तो वो अच्छा है या नहीं, और फिर वही चंद न्यायाधीश उसे खारिज भी कर दें इस बेस पे, तो वो सही नहीं है। न्यायालय को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ही फॉलो करना चाहिए। तो फिर उन्होंने ब्रिटेन से ये ले लिया। कहीं कहीं मिलता है कि जापान से ये लिया गया है या जापान से प्रभावित है, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, मतलब दोनों ही एक तरीके से दोनों ही जगह ये फॉलो होता है, ठीक है। तो जब जैसे आप देखें, इसको और समझा दूं स्पष्ट रूप से क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आता है। जैसे जब आप किसी 4 साल के 5 साल के बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं, तो उस एडमिशन की एक प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरना, काउंसलिंग कराना, सारे मार्क्स चेक करना कि भाई पुराने वाले सही हैं कि नहीं है जो भरे गए हैं। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि आप जिस प्रक्रिया के तहत आए हैं वो सही है कि नहीं है, जिस जिस चीजों से जिस जिस चरणों से गुजरे हैं और एडमिशन लिया है आपने, तो वो प्रोसीजर
सही है कि नहीं है। और जहां पर ये प्रोसीजर गड़बड़ होता है तुरंत आदमी रिट लगा के केस कर देता है। तो वही बात है कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही है कि नहीं, केवल भारतीय न्यायालय इतना ही विचार करेंगे। ठीक है, ये नहीं देखेंगे कि कानून की प्रकृति कैसी है, इथिकली वो अच्छा है या नहीं अच्छा है। इथिकली अच्छा या ना अच्छा देखने वाला जो नियम है या जो प्रक्रिया है वो है अमेरिका की, और इसे कहा जाता है विधि की नियत प्रक्रिया। तो एक तरीके से जब कानून की हम नियत विचार करेंगे तो वो हो जाएगा विधि की नियत प्रक्रिया अमेरिका वाला। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और भारत में क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो ये याद रखिएगा। फिर इसकी और विशेषता क्या है, संविधान की प्रमुख विशेषता, तो वो है मौलिक अधिकारों का होना जो तीसरे भाग में है। और 6 मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मिले हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार ये है आपका अनुच्छेद 29-30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32। इन सभी मौलिक अधिकारों को आगे हम एक चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें हम वहां कवर करेंगे। फिर है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकीकृत का क्या मतलब है, जो चरणबद्धता हमें दिखाई पड़ती है, यानी अगर आप कोई अपील करते हैं, मतलब कोई केस ले जाते हैं आप जिला अदालत में और वहां आपने अपील की, जिला न्यायालय के जब निर्णय से आप सहमत नहीं हैं तो आप जाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अपना जजमेंट देती है, अगर आप उससे भी नाखुश हैं तो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो अंतिम और मान्य होता है। तो लेकिन जो आपको ये जिला अदालत, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ये जो व्यवस्था दिख रही है, इसे ही बोला जाता है एकीकृत। और स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र है। तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है और यह शीर्ष अदालत है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है और यह विधायिका और कार्यपालिका से पूर्णतः मुक्त और स्वतंत्र रूप में कार्य करता है। फिर है आपकी विशेषता राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये किस लिए बनाए गए हैं, ये लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने के लिए बनाए गए हैं। फिर भारतीय संविधान की एक और प्रमुख विशेषता है, वो है धर्मनिरपेक्ष होना भारतीय संविधान का। तो अगर धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अभिप्राय देखें तो ये होता है कि किसी धर्म विशेष को ना मानना या धार्मिक उदासीनता रखना। ठीक है, यानी किसी धर्म विशेष को हम उठाएंगे नहीं और हम धार्मिक मामलों में बिल्कुल उदासीन रहेंगे, उसके लिए बिल्कुल शांत रहेंगे। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो यहाँ पर हमें सर्वधर्म और समभाव दिखाई पड़ता है। यानी भारत में धर्मनिरपेक्षता इस स्तर की है कि हम किसी भी धर्म के प्रति हिकारत नहीं रखेंगे, हम सभी धर्मों को समान भाव से मानते हैं और उनको पोषित और पल्लवित होने के लिए सारी दशाएं देंगे। और इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर 25 से लेकर 28 तक यहाँ पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगर धर्मनिरपेक्ष शाब्दिक अर्थ के रूप में हम देखें तो हो जाता है आपका किसी धर्म को विशेष ना मानना और धार्मिक उदासीनता। तो अगर इस संदर्भ में हम देखेंगे तो भारत इस संदर्भ में काम नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो वह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कोई अधिकार ही नहीं बनाता। लेकिन भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो अपने में एक अनोखी है और यहाँ पर सभी धर्मों को समान भाव से पल्लवित और पोषित होने के लिए पूरा अवसर दिया जाता है और इसी धार्मिक स्वतंत्रता को उसने कुछ अधिकारों के माध्यम से सुरक्षित रखा है। ठीक है, फिर अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो संविधान में एक संशोधन होता है 61वां,
उसके तहत यानी 61वां संशोधन होता है 1988 में, और उसके तहत मतदान करने वालों की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी जाती है। तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है? जो भी 18 साल से ऊपर है, फिर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी करता हो, अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वह मतदान कर सकता है, और यह अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर आपकी अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। तो भाग 4 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े जाते हैं, और ये पहले 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 89वें संविधान संशोधन 2002 में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया जाता है, और वो है शिक्षा का अधिकार। तो अब कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। जब हम मूल कर्तव्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इन्हें विस्तार से देखेंगे। और ये बात ध्यान रखिए कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आगे चल के एक चैप्टर के रूप में बनेंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एकात्मकता, संघात्मकता, ये सब हम बार बार आगे पढ़ेंगे कई बारी, तो आप चिंता नहीं करिएगा। मैं चाहती थी कि संविधान की प्रमुख विशेषताओं वाला चैप्टर बाद में पढ़ाया जाए, लेकिन आप लोग पैनिक हो जाते हैं कि भाई तीसरा चैप्टर छोड़ दिया, तीसरा चैप्टर छोड़ दिया, इसलिए मैंने यहाँ आपको समझा दिया है, बता दिया। और ये सारी चीजें जो मूल कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक अधिकार हैं या संघीय व्यवस्था है, ये सब कुछ आगे बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। वैसे तो आपको यहाँ पर जितना समझने वाला आपको समझना था वो समझा दिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। नोट कर लिया? आइए अब हम देखते हैं संविधान की और कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो जो भारतीय संविधान है वह विभिन्न स्रोतों से विहित है। इसका अभिप्राय क्या है कि वैसे अगर हम देखें तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और प्रावधान जो लिए गए हैं वह विश्व के विभिन्न देशों से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से देशों से क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया है? तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए। अब ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? अन्य देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए, अगर उसकी बात करें तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। अब देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो वहां से हमने लिया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। फिर देखते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। तो आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अब देखते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। तो कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। ये सारी चीजें हमने कनाडा के संविधान से ली हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है।
फिर है आपका जर्मनी का वाइमर संविधान। यहां से हमने क्या लिया है, यहां से लिया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगित हो जाना। फिर देखते हैं कि सोवियत संघ पूर्व का संविधान यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो इससे हमने लिया है मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय। 3 प्रकार का न्याय बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो इसका आदर्श हमने पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया है। फिर देखते हैं फ्रांस का संविधान और उससे हमने क्या लिया है, तो उससे हमने लिया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। तो कितनी तरह की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये और समता और बंधुता का जो आदर्श है वो भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। फिर है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो यहां से हमने क्या लिया है, यहां से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, फिर है जापान का संविधान। जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो हमने जापान के संविधान से भी ली है कुछ बातें उसकी, और कहीं कहीं कुछ बातें, कुछ प्रक्रिया हमने ब्रिटेन से भी उसमें शामिल की हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, किताबों में आपको हर जगह यही मिलेगा, जापान का संविधान और उससे लिया हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके कुछ जो नियम हैं वो ब्रिटेन के संविधान से भी प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिया। आइए अब देखते हैं संविधान की और कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो संविधान में कुछ स्वतंत्र निकायों की भी व्यवस्था की गई है। जैसे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सरकार के स्तर पर केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें ही नहीं वरन कुछ स्वतंत्र निकायों की भी यहाँ पर स्थापना की गई है। जैसे निष्पक्ष चुनाव हेतु चुनाव आयोग की व्यवस्था, उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं की भर्ती के लिए यहाँ पर संघलोक आयोग की स्थापना की गई है, और इसी प्रकार राज्य स्तरीय सेवाओं की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। राज्य एवं केंद्र सरकार के खातों का अंकेक्षण करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के पद का भी यहाँ पर सृजन दिखाई पड़ता है। तो ये सारे निकाय स्वतंत्र निकायों में आ जाते हैं। फिर देखते हैं अगली विशेषता। तो अगली विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। तो पहले क्या था कि पहले केंद्र और राज्य सरकार ही हुआ करती थी यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर फिर हमें 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था ही दिखाई पड़ती है। आगे चलकर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसके बाद 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग 9A का सृजन किया और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़कर नगर पालिका यानी शहरी स्थानीय सरकार को भी मान्यता दे दी। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार दिखाई पड़ती है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अब देखते हैं अगली विशेषता। तो अगली विशेषता ये है कि संविधान में आपातकालीन उपबंधों का होना। ये किस लिए थे? तो आपातकाल में जब कोई विपदा आए तब प्रभावशाली ढंग से उससे कैसे निपटा जाए, इसलिए राष्ट्रपति को आसानी बनी रहे उस समय, इसलिए यहाँ पर वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। ये 3 तरह के आपातकाल की घोषणा करता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है, और यह कब लगाया जाता है? यह तब लगाया जाता है जब युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह द्वारा राष्ट्र में अशांति पैदा हुई हो। फिर
दूसरा है राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ये कब लगाया जाता है? ये तब लगाया जाता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, आर्टिकल 356 के तहत, या फिर केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता हो रही हो, तब यह आर्टिकल 365 के तहत लगाया जाता है। फिर तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख है और ये कब लगाया जाएगा? ये तब लगाया जाएगा जब भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो। ठीक है, फिर देखते हैं अगली विशेषता। तो अगली विशेषता है सहकारी समितियों की व्यवस्था। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से देखें तो ये हैं आपके संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब देखते हैं कि संविधान की कुछ बातों पर आलोचना होती है, तो वो बातें क्या क्या हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो भारतीय संविधान है वो उधार का संविधान है या उधार की बोरी है, क्योंकि हमने कई प्रावधान विश्व के अन्य देशों से लिए हैं। पर यह बात बहुत ज्यादा सही नहीं बन पड़ती है, क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रभाव तो 1935 के अधिनियम का है और वो हमारा ही अधिनियम था। ठीक है, फिर दूसरी बात अगर कही जाए तो यहाँ भी वो फंसाते हैं। वो कहते हैं कि 1935 के अधिनियम की एक कार्बन कॉपी है, क्योंकि ये जो संविधान है उसमें सीधा 1935 के अधिनियम ही उठा के रख दिए गए हैं और कुछ बाद में जोड़े गए और कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया। फिर तीसरी आलोचना होती है कि अभारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि हमने जो इसकी प्रकृति है वो पूरी तरीके से विदेशी प्रकृति रख दी है। कई जगहों से उधार लिया, उन्हीं के नियम डाल दिए, हमने भारतीयता के मूल तत्व को छोड़ दिया है। यानी यहाँ के गांव पंचायतों को तो हमने छोड़ ही दिया था, बाद में हम शामिल करते हैं पंचायती राज को या स्थानीय सरकारों के तौर पर। तो ये बोलते हैं कि इसकी प्रकृति विदेशी है। फिर ये गांधीवाद से दूर है संविधान। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर पंचायती और जिला स्तर के आधार पर संविधान को नहीं बनाया गया है, जो उसका आधार है वो इससे दूर है। फिर है वकीलों का स्वर्ग, चूंकि यह इतना जटिल है और इसकी भाषा भी इतनी कानूनी है, जिस कारण यहाँ वकीलों को बहुत अच्छा जो है मिल जाता है अवसर कानूनी दांवपेची करने का। तो ऐसे में इसको बोला गया वकीलों का स्वर्ग। और ये महाकाय आकार की भी बात करता है, मतलब इसकी आलोचना इसलिए भी होती है कि ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, लंबा है, तो ये इसकी आलोचना की जाती है। लेकिन अगर हम निष्कर्ष रूप में देखें तो अंबेडकर कहते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है और इसमें हर चीज का ख्याल रखा गया है, काफी दूरदर्शिता इसमें दिखाई गई है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान बहुत ही उत्तम व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। तो ये था आपका अध्याय 3 संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है और आगे हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। क्लास को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।